आज के इस टॉपिक ऑफ द डे सेशन में हम बात करने वाले हैं रिक्लासिफिकेशन ऑफ एफपीआई एज एफडीआई। रिसेंटली आरबीआई ने कुछ गाइडलाइंस इशू किए हैं और उसमें इस गाइडलाइंस में पर्टिकुलरली ये बताया गया है कि अगर एक बेसिक जो थ्रेशोल्ड लिमिट डिसाइड किया गया है आरबीआई के द्वारा, अगर इन्वेस्टर्स जो एफपीआई के रूप में इन्वेस्ट करते हैं उस थ्रेशोल्ड को बीच करेंगे, देन जो रेस्ट ऑफ द जो इन्वेस्टमेंट होगा उसे रिक्लासिफाई कर दिया जाएगा एज एफडीआई। और आज के सेशन में हम देखेंगे कि क्या है एफपीआई, क्या है एफडीआई, दोनों में डिफरेंस क्या है और क्या गाइडलाइंस इशू किया गया है। सो रिसेंटली आरबीआई इशू गाइडलाइंस फॉर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स intending to reclassify their investment as FDI if their holding exceed their specified threshold. The RBI mandates that FPI to secure government approvals and consent from the investing company कि जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं to ensure alignment with the foreign direct investment norms. अब क्यों यह SBI ने किया है, इसका भी रीजन है, हम देखेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि क्या है यह फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो बेसिकली एफपीआई इज व्हेन इन्वेस्टर फ्रॉम एनी फॉरेन कंट्री इन्वेस्ट इन ए कंट्रीज फाइनेंशियल मार्केट और एसेट फॉर अ शॉर्ट टर्म पीरियड, देन दैट इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड एज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। हाँ, अब डिफरेंस क्या है इसमें, मेजर जो कह सकते हैं कि जो रीजन है इसका एफपीआई क्लासिफाई करने का कि इट डज नॉट गिव इन्वेस्टर डायरेक्ट ओनरशिप ऑफ ए कंपनीज एसेट्स। तो बेसिकली जो एफडीआई और एफबीआई में जो एक डिफरेंस भी है वो उसके ओनरशिप पे ही है कि जो एफपीआई इन्वेस्टर्स होते हैं उनका कंपनी के एसेट्स में कोई डायरेक्ट ओनरशिप इन्वॉल्व नहीं होता है। एफपीआई इज रिलेटिवली लिक्विड depending on the market volatility and is a part of country's capital account and so on its balance of payment BOP. In India, FPI are an important source of investment capital that helps in country's financial market growth, and that's why it is very important for the Indian financial market. अब हम बात कर लेते हैं FDI के बारे में कि FDI क्या है। तो बेसिकली जस्ट जैसे कि मैंने बताया कि दोनों में जो बेसिक डिफरेंस इनके ओनरशिप क्राइटेरिया को ही लेकर है। सो बेसिकली एफडीआई क्या है, इट इज ऑल्सो एन इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ कंट्रोलिंग द ओनरशिप इन अ बिजनेस इन वन कंट्री बाय एन एंटिटी बेस्ड इन अनदर कंट्री। कि अगर कोई बाहर से कोई किसी दूसरे कंट्री के किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता है तो इसका जो मेन इंटेंशन होता है वो कंपनी के में ओनरशिप का होता है। FDI are commonly made in open economies that have skilled workforce and have growth prospects in futures. It usually involves participation in the management, joint venture, transfer of technology and expertise, and not only brings money with them but also skills, technology and the knowledge. Because यहाँ पे ownership का criteria आता है and that's why ये ज़्यादा important हो जाता है। Broadly, FDI includes merger and acquisition, building new facilities, reinvesting profit earned from overseas operation and intra-company loans. So basically जो stock of FDI है वह is the net outward FDI minus inward FDI cumulative FDI for any given period। कि किसी भी कंट्री के लिए किसी एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए जो नेट या कह सकते हैं जो स्टॉक ऑफ एफडीआई है वो क्या है कि कितना आउटवर्ड एफडीआई आया है और कितना इनवर्ड एफडीआई गया है। दोनों के बीच का जो कह सकते हैं बेसिक जो डिफरेंस है वही आता है नेट एफडीआई और क्यूमुलेटिव एफडीआई। अब हम बात करते हैं कि क्या बेसिक डिफरेंस है एफपीआई और एफडीआई में, हाउ एफपीआई डिफरेंट फ्रॉम एफडीआई। जैसा कि जस्ट हमने बताया कि यह ओनरशिप के बेसिस पे यह बहुत मैटर करता है। सो एज एफडीआई इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एफपीआई बाय ए नोशन ऑफ डायरेक्ट कंट्रोल। कि एफडीआई अगर इन्वेस्टर है तो उसका कंपनी में डायरेक्ट कंट्रोल होता है, जबकि एफपीआई में ओनरशिप का क्राइटेरिया नहीं होता है बेसिकली यहाँ पे। सो इन 2014 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड ए कमिटी कॉल्ड एज अरविंद मयरम कमिटी एंड अप्रूव्ड इट्स रिकमेंडेशन ऑफ फर्दर रैशनलाइजिंग एफपीआई एंड एफडीआई। और इन्होंने क्या रैशनलाइजेशन दिया है, सो फर्स्ट एन इंटीग्रेटेड डिफिनेशन ऑफ एफपीआई कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूट एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। सो टू टर्म्स
foreign institutional investors and the qualified foreign investors are included in this FPI. Whereas FDI की हम बात करते हैं FPI, so direct investment exclude investment that result in an investor controlling less than 10% of the share of the company. कि अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं लेकिन वो इन्वेस्टमेंट जो होना चाहिए वो 10% से कम नहीं होना चाहिए, तब वो FDI कहलाए. अगर 10% से कम है वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, देन इट इज कॉल्ड एज FPI, नॉट एज FDI. और यही अभी RBI ने रिक्लासिफाई किया है कि अगर कोई कंपनी इस 10% के लिमिट से मान लीजिए एक्सीड करके किसी कंपनी में 12% इन्वेस्ट कर देता है, तो उसका जो रेस्ट दो एक्स्ट्रा जो 2% इन्वेस्टमेंट है FPI वो रिक्लासिफाई हो जाएगा एज FDI. ये अभी नॉर्म्स RBI ने जारी किया है. तो बेसिक डिफरेंस क्या है कि FDI लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, FPI शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है. ये फिजिकल एसेट में इन्वेस्ट करता है जबकि ये फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्ट करता है. एम क्या है FDI का? टू इंक्रीज इंटरप्राइजेस कैपेसिटी एंड द प्रोडक्टिविटी. इसका एम क्या है FPI का? एम टू इंक्रीज कैपिटल अवेलेबिलिटी. दिस लीड्स टू टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड एक्सेस टू मार्केट एंड मैनेजमेंट इनपुट्स. FPI रिजल्ट इन वॉल्यूम कैपिटल फ्लो. बेसिकली यहाँ पे कैपिटल फ्लो से मतलब है FDI फ्लो इनटू प्राइमरी मार्केट वेयरएज FPI फ्लो इनटू सेकेंडरी मार्केट. एंट्री और एग्जिस्ट जो होता है FDI में वो रिलेटिवली डिफिकल्ट होता है, जबकि FPI में चूंकि यहाँ पे ओनरशिप होता है दैट्स व्हाई वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, जबकि FPI में वो इजी होता है. FDI इज एलिजिबल फॉर प्रॉफिट ऑफ द कंपनी. FPI इज एलिजिबल फॉर अ कैपिटल गेन, डज नॉट इंक्लूड स्पेकुलेटिव, टेंड टू बी स्पेकुलेटिव. और ये डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट FDI का डायरेक्ट कह सकते हैं कि असर पड़ता है उसके एम्प्लॉयमेंट पे. गाइडलाइंस का क्या इशू किया गया है? तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एंड इन्वेस्टमेंट कैप्स. सो एज पर द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट रूल्स 2019, FPI इन्वेस्टमेंट इन एन इंडियन कंपनी मस्ट रिमेन बिलो 10%. अगर इस 10% से एक्सीड करेगा देन दैट रेस्ट FPI क्लासिफाई एज FDI विद इन 5 ट्रेडिंग डेज. ये रिसेंट में ये RBI ने ये गाइडलाइंस दिया है. अप्रूवल रिक्वायरमेंट फॉर रिक्लासिफिकेशन, और जो रेस्ट ऑफ द जो FDI जिसे रिक्लासिफाई करना है एज FDI उसे अप्रूवल चाहिए फ्रॉम द कंसर्न इन्वेस्टिंग कंपनी एंड द गवर्नमेंट. दिस इंक्लूड्स कंप्लायंस विद गाइडलाइंस पर्टिकुलरली फॉर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम कंट्रीज शेयरिंग लैंड बॉर्डर्स विद इन इंडिया. रोल ऑफ द इन्वेस्टिंग कंपनी क्या होगा? FPI आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू सिक्योर कंसेंट फ्रॉम द इन्वेस्टिंग कंपनी टू इंश्योर टू द एडहेरेंस to sectoral caps and FDI prohibition. Apart from that, this compliance enables the investing company to verify that the reclassified investment align with the FDI norms. ये कंपनी का ही काम है कि वो ये इंश्योर करेगा कि जो रेस्ट ऑफ द जो FPI है वो FDI के नॉर्म से कंप्लायंस कर रहे हो. सेक्टोरल रिस्ट्रिक्शन और रिक्लासिफिकेशन, ये भी RBI का एक पार्ट है गाइडलाइंस का. इन केसेस वेयर द रिक्लासिफिकेशन टू FDI इज प्रोहिबिटेड इन स्पेसिफिक सेक्टर, कि अगर किसी स्पेसिफिक सेक्टर में 10% से ज्यादा FPI अलाउ किया गया है देन उस सेक्टर्स में कह सकते हैं कि जो FPI होगा वो FDI के रूप में रिक्लासिफाई नहीं किया जाएगा, उस पर रिस्ट्रिक्शन होगा. FPI must clearly state their intent to reclassify and provide necessary approval their custodian. Significance of the guidelines क्या है? The RBI directive aims to streamline the FPI investment, breaching specified limit, ensure compliance with FDI norms. तो बेसिक जो एम है FDI का कि वह FPI इन्वेस्टमेंट को स्ट्रीमलाइन करना चाहता है और इन्वेस्टर्स को FDI नॉर्म्स के साथ कंप्लायंस के लिए वो कह सकता है कि एक गाइडलाइंस देता है. These guidelines seeks to maintain regulatory consistency in foreign investment and upholding India's sectoral and governmental regulation. So overall financial system को कह सकते हैं कि properly manage करने के लिए ये guidelines issue किए गए हैं और FPI को streamline करने के लिए और FDI के norms के साथ compliance करने के लिए basically यह guidelines issue किए गए हैं RBI के द्वारा. So that's all. Thank you.